Good morning, everyone. So, in the today lecture, we have to discuss about the ionic radii of 3D metal ions. और ये जो metal ions हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, वो डाई पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं और ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जब वो मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं किसी हेलाइड के साथ, देन उनका जो आयनिक रेडियाई है वो किस तरह से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा फॉर द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये सारी चीजें हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द क्रिस्टलाइन मेटल हेलाइड फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये जो क्रिस्टलाइन हेलाइड्स होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, दे ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मींस यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होगा दैट विल सराउंडेड बाय 6 हेलाइड आयंस। और 6 हेलाइड आयन जो हैं दे आर ऑक्यूपाइंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन। जो लाइगेंड है आपके वो या तो लाई करेगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या वाई में या जेड डायरेक्शन वाली साइड में। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीजेस। कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करता जाता है। और ये डिक्रीज क्यों करेगा? विद इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस ए पीरियड। देन वी कैन से जेड इफेक्टिव जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पे जैसे हम मूव कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ही सेल में ऐड हो रहे हैं एंड दे आर एडेड मोर स्ट्रांगली एंड दे आर पुल्ड बाय न्यूक्लियस। तो जैसे ही न्यूक्लियस जो है मेटल जो है वो अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली पुल करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मेटल का दैट विल डिक्रीज। और इसके डिक्रीज होने के बाद क्या होगा? इट विल रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ आयनिक रेडियाई। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ये न्यूक्लियर चार्ज है मेटल यहाँ पे सेंटर पे, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल केटाइन एंड लाइगेंड्स। कि मेटल केटाइन जो है उसकी तरफ जो है लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो मेटल और लाइगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है, लाइगेंड मेटल ऑर्बिटल और लाइगेंड ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी क्लोज हो जाएगा। इट मींस लाइगेंड में अप्रोच मेटल केटाइन मोर क्लोजली। तो एज ए रिजल्ट जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट सम केसेस में जो है कुछ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैल्शियम से लेके जिंक तक, व्हेन वी मूव फ्रॉम कैल्शियम आयन टू जिंक टू पॉजिटिव, तो जो आयनिक रेडियाई है वो लिनियरली डिक्रीज कर रहा है। और ये कब हो रहा है? जब देयर इज नो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एडिशन। पर जैसे ही हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का केस लेंगे, जो आयनिक रेडियाई है वो कुछ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर जो है वो यहाँ पे बताएगा। सिमिलरली जब हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो पहले अगर हम चलें यहाँ पे कैल्शियम टू जिंक की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियाई जो है वो कैल्शियम की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड उसके बाद हमें जो मैग्नीज है उसका आयनिक रेडियाई जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, मीन्स सेम ऑन द लीनियर लाइन। सिमिलरली इन केस ऑफ जिंक आयंस, तो ये जो है वो कैल्शियम टू जिंक, जब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स और डी इलेक्ट्रॉन्स, देन जो ट्रेंड है यहाँ पे लीनियर
जो ग्राफ है यहाँ पे वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। I forget to mention here about this diagram। तो यहाँ पे जो along the y axis है that is ionic radii and which is in picometer। और अगर हम x axis की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताई गई है फॉर द कैल्शियम टू जिंक आयंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैल्शियम से लेके जिंक तक जो है वो आयनिक रेडियाई लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। और जब ऐसा होगा देयर इज नो CFSE, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। एंड व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम कैल्शियम टू जिंक, बट जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो जो इसका बिहेवियर है इज ऑफ दिस टाइप कि पहले जो है वो डिक्रीज करेगा, देन फॉर क्रोमियम एंड मैंगनीज इट विल go maximum and then again decrease up to this nickel, और then copper and zinc के लिए फिर से वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी for high spin complexes। then for the low spin complexes जो क्रोमियम और मैंगनीज है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एंड अप टू दिस निकल ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, देन अगेन इट रीचेस टू ए मैक्सिमम वैल्यू फॉर जिंक। तो ये जो बिहेवियर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस डाई पॉजिटिव आयन फ्रॉम कैल्शियम टू जिंक। अब यहाँ पे जो कैल्शियम जो है दैट इज हैविंग मैक्सिमम आयनिक रेडियाई, और इसका मैक्सिमम आयनिक रेडियाई जो है वो क्यों है, बिकॉज देयर इज नो डी ऑर्बिटल और देयर इज नो डी इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज हैविंग डी जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज 20, और जब कैल्शियम 2 पॉजिटिव आप डाई पॉजिटिव फॉर्म ले रहे हो देन जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां पे डी ऑर्बिटल की वैल्यू डी इलेक्ट्रॉन 0 होगा। दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग मैक्सिमम आयनिक रेडियाई, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, और डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर पुअर सील्डर। और जब कोई डी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं या डी ऑर्बिटल नहीं होगा इट मींस देयर इज नो CFS। तो जो कैल्शियम है उसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। पर जब हम मूव करते हैं कैल्शियम स्कैंडियम से लेके वेनेडियम तक, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है दैट इज D1, D2 एंड D3, तो ये जो वैल्यू है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो T2Z ऑर्बिटल में ऐड होंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए फॉर, अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो स्कैंडियम की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। And for titanium this value is at this place, और सिमिलरली वेनेडियम के लिए वैल्यू जो है आयनिक रेडियाई की यहाँ पे आ रही है। देन फॉर क्रोमियम दिस वैल्यू इज एट दिस पोजीशन, और मैंगनीज के लिए फिर से जो पॉइंट है वो लीनियर जो आपकी लाइन है वहां पे आ रहा है, इट मींस इट रीचेस अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, then again it will decrease up to this nickel, then it will increases for copper and zinc। तो ये बिहेवियर जो है वो किस तरह से आएगा, दिस इज द D1, D2 and D3 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर द स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है T2Z1 Eg0, T2Z2 Eg0 एंड T2Z3 Eg0, मींस इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं they are added in the T2Z orbital। तो ये जो बिहेवियर है अप टू वेनेडियम, वीक मींस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी वो सेम रहेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी सेम रहेगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द T2Z orbital।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे वो T2G ऑर्बिटल में ऐड हो रहे थे। और आपको पता है कि जो T2G ऑर्बिटल होता है 3 तरह के हैं, dxy, dyz एंड dzx। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो दीज ऑर्बिटल हैविंग 4 लोब्स, अगर हम dxy की बात करें दे आर हैविंग 4 लोब्स और दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस। अगर हम इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने, तो दिस इज द डायग्राम फॉर dxy ऑर्बिटल, मींस दे आर लाइंग बिटवीन द एक्सिस। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेटल के पास ऑर्बिटल है T2G वो मैंने यहाँ पे सेंटर पे बना रखा है। इट मींस इट इज लाइंग बिटवीन द एक्सिस। बट जो लाइगेंड के आपके ऑर्बिटल्स हैं दे आर लाइंग अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्कैंडियम से लेके वेनेडियम तक जो है वो आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन। दे आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस और लाइगेंड्स। ये जो T2G है दैट इज ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस और लाइगेंड्स। तो इसके कारण क्या होगा, देयर इज नो शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल, मींस d ऑर्बिटल जो है मेटल के it will cause no shielding of nuclear charge of metal। और जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं, मींस दे आर लाइंग इन द T2G ऑर्बिटल, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो लाइगेंड है दैट इज हैविंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द दिस मेटल लाइन, बिकॉज जब शील्डिंग नहीं होगी ये इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। d ऑर्बिटल जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल के पास d इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो जो लाइगेंड के ऑर्बिटल है वो इसके क्लोज आ जाएंगे। और इसके क्लोज आने से क्या होगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, दे कम क्लोजर टू द मेटल लाइन। और क्लोज आने के कारण क्या होगा, जो मेटल और लाइगेंड का डिस्टेंस है, मींस द आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज कर जाएगा मेटल का, क्योंकि जो मेटल का आपके पास ऑर्बिटल था, जब उसको लाइगेंड का ऑर्बिटल अप्रोच करेगा तो ये चीज जो है वो स्मॉल पड़ जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो D1 है, D2 है और D3 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं T2G1 या T2G2 एंड T2G3 orbital, then they are come closer to the metal line। और इसलिए आयनिक रेडियाई जो है वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है अप टू वेनेडियम। अब हम अगर बात करें क्रोमियम की, तो यहाँ पे वेनेडियम तक तो डिक्रीज कर रहा था, बट जैसे ही हम यहाँ पे क्रोमियम में जाएंगे इट्स वैल्यू इंक्रीजेस। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे T2G में, दैट इज लाइंग बिटवीन द एक्सिस, बट जैसे हम क्रोमियम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्रोमियम डाइपॉजिटिव आयन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 3d4। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d4, मींस देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो T2G3 एंड Eg1, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो गया Eg1 में, मींस Eg ऑर्बिटल। और आपको पता है Eg ऑर्बिटल जो है वो दो टाइप के हमारे पास होते हैं, आइदर dz² और dx² माइनस y², एंड दे आर लाइंग between the axes, they are lying between the axes, means ये वाले जो लाइगेंड ऑर्बिटल थे they are lying x and y axis। अब जो मेटल के आपके ऑर्बिटल्स हैं dz² और dx² माइनस y², they are lying between the axes और they are lying along the axis, means सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपके लाइगेंड के ऑर्बिटल लाई करते हैं। तो इसके कारण जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रोमियम और आपके मैंगनीज की आयनिक रेडियाई के ऊपर। अगर हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, दिस इज क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D4 एंड D5।
तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगा दैट इज T2G 3 EG1 and T2G 3 EG2. It means the electron are added in the EG orbital. जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में ऐड होंगे तो ये जो लाइगेंड का ऑर्बिटल है और जो मेटल का ऑर्बिटल है दे आर in the same direction, means electron added into the EG orbital which are lying along the axis. तो यहाँ पे आपका मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन है, लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, जब ये क्लोज आएंगे एक दूसरे के तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाएगी और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, मैटर और लाइगेंड जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट जो आपका आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज करेगा। Here the metal and ligand electron are lying in the same direction. It means orbitals are pointed directly at the ligand. It means जो metal के orbitals हैं dx square minus y square and dz square, they are pointed directly towards the ligand. कि जिस डायरेक्शन में ligand लाई कर रहा है उसी तरफ जो है वो metal के orbital भी लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, it will cause a repulsion of ligand and increase of ionic radii of metal ion in octahedral field. मीन्स ये आपका मेटल का ऑर्बिटल था और इसी साइड आपका जो है वो लाइगेंड के ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जैसे ही लाइगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, सेम डायरेक्शन में हैं, देन ये रिपेल करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को और रिपेल होने के कारण क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा और इसी डिस्टेंस जो को हम आयनिक रेडियाई कंसीडर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इट विल कॉज रिपल्सन ऑफ लाइगेंड एंड इंक्रीज इन द आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सिमिलर केस जो है वो आपका मैंगनीज के लिए आएगा। देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन एडेड इन द ईजी ऑर्बिटल। तो ये ईजी ऑर्बिटल जो है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, one more electron added in the EG orbital and it will cause more repulsion of ligand and further increase in ionic radii of metal ion in octahedral complexes. It means यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी अराउंड द मेटल केटाइन is spherically symmetric and it lies on the smooth line. तो अभी तक हमने देखा कि जो आपका क्रोमियम आयन है या मैग्नीज आयन है उसका जो आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज करता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द EG ऑर्बिटल। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी दैट इज T2G 3 एंड EG1, whereas in case of manganese ion configuration is T2G 3 EG2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था वो EG ऑर्बिटल में हो रहा था और EG ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स जब मेटल ऑर्बिटल्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, और जो लाइगेंड के ऑर्बिटल्स हैं दे आर आल्सो पॉइंटेड टुवर्ड्स Z direction where these EG orbital is lying। इस कारण से ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। आयनिक रेडियाई जो है यहाँ पे वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड लाइगेंड ऑर्बिटल। एंड हेयर द d electron which are present in the metal ion, they provide shielding to the nuclear charge. Next is ionic radii for iron, cobalt and nickel ions.
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी दैट इज T2G4 Eg2, T2G5 Eg2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं अगेन दे आर एडेड इन द T2G ऑर्बिटल। एंड वी नो जो T2G ऑर्बिटल है in case of metal they are lying between the axes, और जब between the axes lie करते हैं तो जो d इलेक्ट्रॉन हैं they don't provide any shielding to nuclear charge। तो इसी कारण से जो मेटल है और जो मेटल के ऑर्बिटल हैं और जो लाइगेंड के ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इन आयरन के लिए, कोबाल्ट के लिए और निकल के लिए, इन तीनों के लिए जो आयनिक रेडियाई है दैट विल डिक्रीज। तो दिस इज फॉर कोबाल्ट, दिस इज फॉर आयरन, दिस इज फॉर कोबाल्ट एंड निकल। अगेन आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज अप टू जिंक। क्यों ये इंक्रीज कर रहा है? निकल के केस में जो हमने आयनिक रेडियाई देखा वो डिक्रीज कर रहा था, और जैसे ही हम निकल से जिंक की तरफ जाएंगे तो कॉपर आएगा, तो कॉपर का आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है और जिंक का भी आपका इंक्रीज करेगा एंड लाई एट द लीनियर लाइन। तो ऐसा क्यों है? जब हम कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज T2G6 एंड Eg3, T2G6 Eg4। जब हम निकल की देखते हैं तो यहाँ पे Eg2 था एंड दिस T2G ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड। तो T2G6 एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द Eg ऑर्बिटल। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जब Eg ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन लाई करेगा तो उस केस में आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करेगा, बिकॉज जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं और जो लाइगेंड के ऑर्बिटल हैं दे आर पॉइंटेड डायरेक्टली टू ईच अदर एंड इट विल कॉज मोर रिपल्सन। और जब ज़्यादा रिपल्सन होगी मेटल के ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल के बीच में, देन मीन्स लाइगेंड आर अप्रोचिंग द मेटल आयन डायरेक्टली। और जैसे ही ज़्यादा वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे मेटल के ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे दैट विल कॉज मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इट मीन्स it will provide shielding to the nuclear charge and there is more expansion of ionic radii। और जब जैसे ही यहाँ पे जो है वो रिपल्सन होगी तो आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगा फॉर कॉपर एंड जिंक। दिस इज द केस फॉर कॉपर एंड जिंक। किस तरह से जो है वो आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है फॉर high spin complexes। Next is ionic radii for low spin complexes। जैसा कि आपको मैंने इस डायग्राम में बताया कि जब हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं और जब हम मूव कर रहे हैं कैल्शियम टू जिंक, तो स्कैंडियम का, टाइटेनियम का या वेनेडियम का जो आयनिक रेडियाई था वो डिक्रीज कर रहा है। और दोनों केसेस में ये ऐसा ही होगा, हाई स्पिन के केस में भी और लो स्पिन के केस में भी इक्वली जो है वो डिक्रीज करेगा। बट हाई स्पिन के केस में यहाँ पे क्रोमियम और मैग्नीज के लिए इंक्रीज कर रहा था, बट इन केस ऑफ दिस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इट विल डिक्रीज फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड देन फॉर आयरन एंड अगेन इट विल इंक्रीजेस अप टू जिंक आयन। तो ये बिहेवियर जो है वो किस तरह से आ रहा है, जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो बाकी बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा और द D1, D2 एंड D3 कॉन्फ़िगरेशन। बट जो ये 4 आयंस हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग होने के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में लाई करेंगे, एंड दैट ऑर्बिटल इज T2Z4। एंड वी नो कि जब भी T2Z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, देयर इज ए क्लोजनेस बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल एंड लाइगेंड ऑर्बिटल, कि एक दूसरे को वो अप्रोच करेंगे। बट जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they does not provide any shielding to the nuclear charge, and it will cause the ligand orbital to come close to metal, and it will result decrease of ionic radii. It will decrease of ionic radii. Again, for this cobalt, T2Z6 Eg1, इस केस में फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा D1, D2, D3 के लिए तो सेम बिहेवियर है फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, बट जब हम यहाँ पे जा रहे हैं आगे क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था। क्यों डिक्रीज कर रहा था? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द T2Z ऑर्बिटल। पर जैसे ही हम कोबाल्ट के पास पहुंचेंगे, निकल के पास जाएंगे, मींस निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे निकल आयंस को, तो वहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ कोबाल्ट के केस में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है अगेन इट विल एडेड इन द Eg ऑर्बिटल, बिकॉज यहाँ पे जो है T2Z वो फुली फील्ड हो गया है, देन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द Eg1, and when the electron added in the Eg orbital, it will cause shielding of nuclear charge because they are lying in the same direction of ligands. उसके कारण क्या होगा, जो आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज रिपल्सन हो जाएगी मेटल के ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल्स में फॉर कोबाल्ट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। And again there is a further increase of ionic radii for nickel, copper and zinc. तो this is cobalt, कि यहाँ पे सबसे कम था जो आयनिक रेडियाई था फॉर आयरन, बट जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट आयन की तरफ जाएंगे कोबाल्ट, वो फिर से बनना शुरू हो जाएगा। देन दिस इज फॉर निकल, देन कॉपर एंड जिंक, बिकॉज यहाँ तक तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी दैट इज T2Z6 एंड Eg1, बट जैसे हम यहाँ पे जाएंगे निकल के पास, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2Z6 Eg2, तो दिस इज fully filled T2Z6, again electron is added in this Eg orbital। तो यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के, वो शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर द न्यूक्लियर चार्ज, और दे आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट रिपल्सन होना शुरू हो जाएगी, और जो आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज होना शुरू कर देगा। सो दिस इज फॉर निकल, देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन एडेड इन केस ऑफ कॉपर T2Z6 Eg3, और जो लास्ट वाला है आपके पास जिंक T2Z6 Eg4, इस केस में जो है वो अगेन इट विल लाई ऑन द दिस लीनियर लाइन। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर लो स्पिन एंड high spin complexes or the high spin halides, crystalline halide for transition metal ions। और सेम तरह का बिहेवियर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर द ट्राई पॉजिटिव ions। So in the next lecture we will discuss about the John Taylor distortion.